2 साल पहले मैं यूरोप आया था, तो एक नई कंट्री, एक नई जगह जहाँ की लैंग्वेज नहीं आती। मेनली जो दिक्कत लोग फेस करते हैं वो होती है कि आपको नहीं पता क्या सही है, क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और मेनली कोई बताने वाला भी नहीं होता किसी के पास। बट मैं इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ कि मेरे पास कोई नहीं होता बताने के लिए। मेरे पास एक ऐसे इंसान थे जो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम अखिलेश और वेलकम टू माई चैनल। आज मेरे साथ एक ऐसे इंसान है जो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ पिछले लास्ट 2 साल में, उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे को वो फील दिया, एक बड़े भाई वाला होता है ना, जो आप हमेशा आपको बताता है कि क्या सही है, क्या गलत, क्या करो, क्या ना करो। आई थिंक आप सब लोगों ने वो वाली सीरीज़ देखी होगी, कोटा फैक्ट्री। तो उसमें एक कैरेक्टर था जीतू भैया, तो मेरे लिए ये मेरे जीतू भैया हैं। सो वेलकम आशीष भाई। हेलो भाई, राम राम, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कैसे हैं? बस सर बढ़िया। अच्छा लग रहा है आपको इतने दिन बाद वापस देख के? घर घूम कर आया था क्योंकि समझ के लिए हम इंडिया गए थे, लोकी और मैं 75 डेज़ के लिए। मैं तो आपको बहुत टाइम से जानता हूँ, लेकिन जो लोग आपको देखेंगे उनको अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे पाएँ कि आप कौन है, कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो हेलो सब, मेरा नाम आशीष है और मैं गाज़ियाबाद से हूँ और फिलहाल मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा आपसे एक सवाल ये है पीएचडी से रिलेटेड। पीएचडी के लिए चेक रिपब्लिक ही क्यों चुना? क्यों चेक रिपब्लिक ही, क्यों यूटीबी और क्यों मैनेजमेंट ही क्यों? ओके, तो मैनेजमेंट में इसलिए था। आपकी कौन सी फील्ड है जिस पर आप ये मैनेजमेंट कर रहे हो? बिजनेस अकाउंटिंग बोल सकते हो। बिजनेस अकाउंटिंग बेसिकली। तो बेसिकली आप मोर ऑफ फाइनेंस में हो? नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि फिलहाल जिस पे मैं काम कर रहा हूँ मैं टेक्नोलॉजी पे भी काम करता हूँ थोड़ा सा। अगर आप एक लमसम आइडिया देना चाहें कि कोई भी अगर तो जैसे मैं यहाँ पर करना चाहे तो क्या एक लमसम अमाउंट मिलता है एक पीएचडी कैंडिडेट को? अभी यहाँ पे 25,000 चेक राउंड कर दिए, जो 1 लाख रुपए है। तो ये आई वुड से 25,000 चेक राउंड एक बहुत अच्छा अमाउंट होता है। आपके अपने सारे एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे और आप सेव भी कर सकते हैं उसमें से पैसा। तो 25,000 चेक राउंड इज़ अ रियली गुड अमाउंट। और अच्छा एक चीज़ और, मतलब मैं इंजीनियर, मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो जो अभी तक मेरा मानना है, आई थिंक लोकी का भी ऐसा ही मानना है कि हम जो लोग रिसर्च करते हैं, अगर हम पीएचडी का रिसर्च कर रहे हैं तो मैं फूड टेक्नोलॉजी तो ऐसे कोई इन्वेंशन क्रिएट करूँगा कि फूड ज़्यादा टाइम प्रिजर्व रहे, टेस्टी बने, या कुछ, या फिर अगर कोई आईटी का बंदा है तो एक ऐसा कोई फीचर निकाल दे, कोई ऐसी एप्लीकेशन बना दे। बेसिकली आप लोग ऐसा मैनेजमेंट में कैसा क्या रिसर्च करते हो बेसिकली? कई सारी चीज़ें मुझे भी नहीं क्लियर है, ये मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि क्या रिसर्च करते हो बेसिकली आप ऐसा? अब सिर्फ मैनेजमेंट में सिर्फ एक चीज़ भी नहीं होती, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। कई लोग मॉडल्स डेवलप करते हैं और कई लोग थ्योरीज डेवलप करते हैं। थ्योरी नॉट डेवलप तो करना बहुत बड़ी बात होगी, उसमें तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन कई लोग थ्योरीज पे काम करते हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूँ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो सो नाउ आई हैव एन आइडिया कि मैनेजमेंट लोग की रिसर्च कैसी रहती है। ओके, सो अगला मेरा आपसे सवाल है कि क्या सबसे मतलब व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिथ अबाउट डूइंग पीएचडी दैट यू हैव बस्टेड? क्या आपको लगता था कि यार ये पीएचडी, ऐसे हमेशा पीएचडी बोलते हैं कि ऐसा करना पड़ेगा और ऐसा कुछ भी नहीं है? जैसे मुझे जो लगता था कि पीएचडी में आपको बिल्कुल अपना रगड़ के काम करना पड़ता है, लेकिन नहीं, अगर आप एक कंसिस्टेंटली आप आराम से भी काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो जैसे कि ऑलमोस्ट आपकी पीएचडी खत्म होने वाली है, तो पीएचडी के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको एज इन यूरोप में लगती हैं इन टर्म्स ऑफ एकेडमिकली, बिजनेस, या फिर करियर वाइज इन जॉब्स, या कैसे? तो जैसा अगर मैं मेरे में ही देखूँ तो जैसे मैं फिनटेक कंपनीज में मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसके बाद मैं एकेडमिक्स में ही भी जा सकता हूँ, मैं कॉर्पोरेट में भी जा सकता हूँ। तो मेरे पास है अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं ढूंढना चाहूँ तो। तो अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि हमेशा बड़ा वैसे लगता था कि जैसे इंडिया में जो पीएचडी लोग करते हैं मेजरली पता भी नहीं चलता कि वो पीएचडी कर रहे हैं, वो कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं या अपने कॉलेज भी नहीं जा रहे हैं। क्या यूरोप में एज ए पीएचडी स्टूडेंट आपको रेगुलर जाना पड़ता है या किस तरह की चीज़ें रहती है? एक टिपिकल डे किस तरह का होता है? या वो आपको करना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में पीएचडी के स्टार्टिंग में 2 साल आपके कोर्स वर्क होते हैं, तो आपको अटेंड करने होते हैं। तो आपको रेगुलर रोज़ जाना पड़ता है? हाँ, उस टाइम आपको रेगुलर क्लासेस करनी होती है, लेकिन लाइक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि कितनी क्लासेस हैं आपको यहाँ पे एक्चुअली हर क्लास का मतलब पर सेमेस्टर उनके कुछ आवर्स होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो टीचर है उस पर कि वो कितने सेशंस में उसको डिवाइड करता है। तो बेसिकली अगर आपको पैसा पे कर रहे हैं तो आप एक फुल टाइम जॉब की तरह आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जो उनकी चीज़ें हैं वो करनी पड़ेंगी, रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने पड़ेंगे। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और बताइए
कि पीएचडी में सबसे हार्डेस्ट और सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ क्या है? हाँ, जब आपका पेपर पब्लिश होता है। और जैसे कि आपको पब्लिक कहीं किसी और कंट्री में पब्लिश हुआ, मतलब किसी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश हुआ, हाँ, फिर आपको conference में भी फिर है। आप फ्री में उस कंट्री में घूम रहे हो, या वो पूरा फुली फुली होता है फंडेड रहता है वो। तो द बेस्ट एंड हार्डेस्ट पार्ट इज कि किसी भी जनरल में कॉन्फ्रेंस में, तो जहाँ पे भी वो कॉन्फ्रेंस हो रही होती है, रहते हैं जैसे कि हम चेक रिपब्लिक में रह रहे हैं, तो आपकी मान लो आपकी कॉन्फ्रेंस स्पेन में हो रही है, तो आप वो ट्रिप आपकी फुल्ली फंडेड होगी और आप वहाँ कॉन्फ्रेंस पे अपना पेपर पब्लिश करेंगे और पूरी कंट्री आप घूम सकते हैं ऑन यूनिवर्सिटीज़ बजट। अरे वो नहीं होता कि पूरी कंट्री आप घूम सकते हो, लेकिन ये आपका कुछ टाइम का 2 या 3 मतलब दिन का आपका जो जितना होता भी टाइम होता है उसमें आप घूम सकते हो। अब आप कहाँ कहाँ घूमे हो अभी तक, जो यूनिवर्सिटी ने आपकी ट्रिप फंड करी हो? है। मैं गया था तुम्हारा प्राग के पास एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं गया हूँ, ब्राटिस्लावा, स्लोवाकिया और बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, हंगरी और स्लोवेनिया भी तो गए थे अभी आप? हाँ, स्लोवेनिया भी गया। तो बेसिकली आपने 3-4 कंट्रीज अभी यूनिवर्सिटीज़ के पैसे पे घूम पैसे लिए। कर लिया यार। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट। एक चीज़ बताओ कि जैसे कि कोई भी बंदा पीएचडी में आ रहा है, तो उसकी रिसर्च तो हो सकता है बेटर अच्छी होगी, तभी वो पीएचडी करने का सोच रहा है, पर ये रिसर्च करने के अलावा एक कौन सा ऐसा स्किल होना चाहिए किसी बंदे के पास जिससे आपको ऐसा लगा कि यार अगर इसके पास ये स्किल है ना तो फिर ये पीएचडी सर्वाइव कर जाएगा? पेशेंस। पेशेंस होना चाहिए। आपको पेशेंस होना चाहिए, और अगर आप इंडिया से बाहर पीएचडी देख रहे हो तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। खाना बनाना, ओके। यहाँ कुछ नहीं बनेगा। तो ये बहुत रिक्वेस्ट है सारे लड़कों से कि खाना बनाना ज़रूर सीखें, क्योंकि जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे खाना बनाना इतना अच्छा नहीं आता था, और हमारा जो कैमरामैन लोकी, हाँ, और जो वेजिटेरियंस लोग हैं स्पेशली, जैसे हमारा कैमरामैन है लोकी, उसे बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता था और वो वेजिटेरियन भी था। तो जो मैं खाना बनाता था वो लोकी नहीं खा पाता था, उसने धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से खाना बनाना सीखा, और नाउ ही इज़ लाइक अ प्रो। यूरोप में बाहर खाना बहुत ही एक्सपेंसिव है, आप बाहर खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक और चीज़ मेरे को ये बताइए कि पीएचडी स्टूडेंट होना यूरोप में ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या फिर यूएस, यूके, कनाडा और एशिया में होना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? क्या पर्सपेक्टिव है? अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो मुझे लगता है यूरोप में बेटर है, क्योंकि कंपैरेटिवली यूएस, कनाडा, यूके के यहाँ पे फ़ीस कम है और आपके मंथली एक्सपेंसेस कम पड़ते हैं। देन अगर रिसर्च वाइज देखा जाए तो यूरोप का रिसर्च करने का मतलब लाइक पर्टिकुलरली मेरी फील्ड में थोड़ा यहाँ पे रिसर्च करने का तरीका अलग होता है, और जो यूएस होता है वहाँ पे थोड़ा अलग होता है। इतने टाइम से यूरोप में है, तो आप क्या सजेस्ट करें किसी को कि कोई किसी को पीएचडी करनी है तो वो यूएस, कनाडा जाना चाहिए या यूरोप जाना चाहिए? क्या नहीं, यूएस, कनाडा इज़ गुड। वहाँ पे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो व्हाई नॉट, क्योंकि कुछ अगर तुम बहुत टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हो तो वो अच्छा पे भी करते हैं, आपकी रिसर्च भी अच्छी होती है। अगर आप कोई अच्छा रिसर्च ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो फिर और ज़्यादा फंडिंग के चांसेस अच्छे होते हैं। और उसके अलावा लेकिन बेसिकली मैं तो यही कहूँगा कि आप अपना पहले टॉपिक देखो कि आपका रिसर्च टॉपिक कहाँ पे कितना मैच लेवल कर है। रहा है, कहाँ से और हाँ, क्योंकि मेन चीज़ इन द एंड ऑफ द डे वही है कि आपका सुपरवाइज़र उस चीज़ पे इंटरेस्टेड है कि नहीं है। क्योंकि अगर तुम्हें वो टॉपिक तुम लेके यूएस जाना चाहते हो लेकिन वहाँ पे आपको उस टॉपिक पे कोई बंदा नहीं मिल रहा तो वहाँ जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जो चीज़ मैंने मेरे सुपरवाइज़र के साथ भी रियलाइज़ करी कि मेरा जो टॉपिक है उस पर वो लाइक ही वॉज लाइक टोटली इनटू इट, वो चाहता था कि मैं उस पर काम करूँ। तो जब आप यहाँ फर्स्ट आए थे तो आपका क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि मेरे को अभी भी याद है जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मैं रात को आया, सुबह मैं डॉम से निकला और मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग जा रहा था कोऑर्डिनेटर से मिलने के लिए। तो अभी मेरे को याद है मैं सामने से गुजर रहा हूँ, सुबह का टाइम है, एक लड़की थी सामने से गुजर रही थी, 5-6 उसकी हाइट होगी, वाइट लड़की, ब्लॉन्ड बाल, ब्लैक कलर की ड्रेस, और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। Okay. मतलब मैंने उसे देखा, तो हमारे इंडिया में बहुत ही कल्चर नहीं है एक दूसरे को हाई हेलो करने का, और हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ, उसने मुझे हाई करा और एकदम 2 सेकंड के लिए मैं एकदम सम हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर मुझे लगा कि ये क्या हुआ, इसने मेरे को हाई क्यों बोला। लेकिन फिर लेटर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे कल्चर है कि अगर आपका किसी का आई कांटेक्ट हुआ तो आप उन्हें हाई हेलो करेंगे। तो इस तरह से कोई आपका ऐसा एक्सपीरियंस कि आपको लगा यार ये बड़ा कल्चरल शॉक था मेरे लिए? पहला तो वही था जब या कि जो मैंने बताया था कि फर्स्ट टाइम मैं जब आया था सैटरडे संडे वाला, या देन उसके बाद जब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी तो या मतलब यहाँ पे कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है इंडिया के। यहाँ पे लोग बहुत वेलकमिंग है, और एक जो हमारे यहाँ एक लिमिट, एक बाउंड्री जो मेंटेन करी जाती है वो यहाँ पे उतना नहीं है। इनका कल्चर उनका प्राइवेट स्पेस भी वो करना पड़ता है, रेस्पेक्ट करना पड़ता है। आप अच्छा
आपका प्रॉब्ली 2 साल मास्टर्स के, 4 साल या 6 साल हो गए यूरोप में, तो आपने कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपके साथ रेसिज्म टाइप या ऐसा कुछ? ना, मेरे साथ आज तक नहीं हुआ। अच्छा, तो आप बिलीव करते हैं कि जिस पार्ट में अभी हम जा रहे हैं, जैसे हंगरी हो गया, चेक रिपब्लिक हो गया, यहाँ इतना रेसिज्म नहीं है एज कम्पेयर टू फ्रांस, जर्मनी या स्पेन? वैसे मुझे लगता है वहाँ पे भी इतना नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे भी हैं, लेकिन मैंने उन लोगों से कभी सुना नहीं कि उन लोगों के साथ ऐसा उन्होंने फर्स्ट हैंड कुछ एक्सपीरियंस करा, और यहाँ पे तो मैंने कभी करा नहीं, और यहाँ पे भी मैं किसी को नहीं जानता कि किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस करा हो। सो